हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती एक बहुत ही समझदार औरत थी, लेकिन उसके पल्ले 5-5 मन बुद्धि बहुएं पड़ जाती है। कुंती के आस पड़ोस वाले तो कुंती को यही बोलते, सास समझदार, बहुएं दिमाग की बीमार। ऐसे ही एक दिन कुंती की बड़ी बहू आरती और दूसरे नंबर की बहू मुस्कान कपड़े धोने जा रही होती है। तभी आरती मुस्कान से कहती है, अरे आज ना घर के सारे गंदे कपड़े बर्तन सब धो देते हैं ताकि झंझट खत्म हो, कई दिनों तक आराम रहेगा। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो। एक काम करो, आप कपड़े ले आओ और मैं भी अपने कमरे से इनका लैपटॉप ले आती हूँ। बहुत गंदा हो गया है, धो दूंगी। हाँ ठीक रहेगा, जाकर लैपटॉप ले आ, धोकर प्रेस कर देंगे। आरती और मुस्कान लैपटॉप लाकर धोने लगती हैं कि तभी सामने से छोटी बहू राखी आकर कहती है, अरे ये क्या है, आप दोनों ने ये पानी पानी क्यों कर रखा है घर? लगता है बाढ़ आ गई है। देवरानी जी, घर के सारे कपड़े, बर्तन, लैपटॉप, पर्दे सब बहुत गंदे हो रखे थे, इसलिए सब धो रहे हैं हम दोनों मिलकर। हाँ, तुम्हें भी कुछ धुलवाना हो तो अभी ले आओ, वरना बाद में मत बोलना कि हमने अपना अपना सामान तो धो लिया, तुम्हारा रह गया। नहीं, मेरा तो कोई सामान नहीं है, लेकिन आप लोग जब साफ कर ही रहे हो तो पहले टीवी साफ कर दो, बहुत धूल जम गई है। तो बोल क्या रही हो, जाओ ले आओ ना फिर, हम तो लगे ही हुए हैं पानी में, लगे हाथ ये भी कर देंगे। राखी टीवी लेने जा ही रही थी कि वो तीसरी बहू संगीता और चौथी बहू मधु को भी बोल देती है कि कुछ धुलवाना हो तो बता दे। तीनों मुस्कान और आरती के पास जाती हैं और संगीता कहती है, दीदी आप दोनों सब धो ही रहे हो तो एक काम करो, ये सब वॉशिंग मशीन में धो लो, आपका काम भी आसान हो जाएगा। अरे पहले एक काम करो, जो भी धोना है वो सब धो दो, फिर वॉशिंग मशीन खोल कर एक बार अच्छे से धो देना। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, यही ठीक रहेगा, यही करते हैं, वॉशिंग मशीन में धोएंगे और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे किसने नल खुला छोड़ दिया, पूरा पानी बह रहा है, कोई जाओ और नल बंद करके आओ। इतने में पांचों बहुएं आती हैं और काम से वापस कुंती का बड़ा बेटा मोहन भी आ जाता है और वो घर की ऐसी हालत को देखकर कहता है, सत्यानाश हो, ये कौन है भाई? दिखाई नहीं दे रहा, ये घर है हमारा, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। कोई बताएगा मुझे ये क्या हो रहा है? वही तो मुझे भी नहीं पता, ये चल क्या रहा है। मैं अभी आई हूँ सत्संग से तो घर गीला पड़ा था, थोड़ी देर की ही बात है, उसके बाद घर सूख जाएगा, फिर देखना कि घर कैसे चकाचक लगता है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुम पांचों ने? हम पांचों मिलकर घर के गंदे सामान धो रहे थे, जैसे लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, तो सब धोते धोते घर में भी पानी पानी हो गया। रुक जाइए, अभी पोछा लग जाएगा तो सब सूख जाएगा। हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे कर्म में ऐसी बहुएं दे दी? मेरे तो कर्म ही फूटे निकले। बस हो गया सत्यानाश, इन लोगों से एक काम तो बनता नहीं है, लेकिन अगर काम खराब करना हो तो सबसे पहले आते हैं ये सब। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं और 5 बहुओं की बुद्धि के चलते रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन कुंती, मोहन और उसका छोटा बेटा राजन टेबल पर बैठे होते हैं और कुंती आवाज लगाकर बोलती है, अरे देवियों, खाना बना नहीं क्या? अब क्या भूखे ही मारोगी? जल्दी से खाना लाओ। अरे माँ, आप भी ना, इनको बोल दिया ये सब मिलकर अब कुछ और ही ना पका दे, मेरी तो भूखी मर गई। कुंती की आवाज सुनकर पहले संगीता और आरती टेबल के पास जाती हैं और बोलती हैं, माँ जी, आज हमने बहुत अच्छा खाना बनाया है आप सबके लिए। अरे नालायक, बनाया तो लेकर आ भी जा, अब क्या उसके ठंडे होने का इंतजार कर रही है? ये लो माँ जी, हम दोनों ने मिलकर आज आपके लिए ये भुने हुए चने और पानी भी उबाला है, ये बताओ कैसा लगा? मोहन जी आप भी बताओ ना, मैंने इतना अच्छा तो बनाया है ना कि आप मुझे इनाम दो बदले में। माँ, भैया सही बोल रहे थे, भैया की भूख तो मर गई है और मुझे भूख होते हुए भी कुछ खाया नहीं जाएगा। इतने में किचन से मुस्कान और राखी आते हैं और मुस्कान बोलती है, ये लो, मुझे आज ही हमारी पड़ोसन ने बताया है कि बिस्किट और पानी बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। ये लो, खाओ और बताओ कैसा महसूस कर रहे हो। अरे ये फालतू की चीज मत खाओ, जो मैं लाई हूँ वो खाओ, और आप लोग तो इसे मना भी नहीं कर सकते हो। चलो, एक तो थोड़ी बहुत समझदार है, बताओ क्या बनाया है तुमने? जल्दी दो, भूख लग रही है। बनाया कुछ नहीं है, माँ जी बोलते हैं ना हरी सब्जी खानी चाहिए, तो मैं आज सारी हरी सब्जियाँ ही लाई हूँ, लो खाओ आप सब। हो गया बेड़ा घर, चलो भाई, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है
और ये सब जो खाना लाई है ना, वो खाने के बाद ना कोई निपट जरूर जाएगा। इतने में मधु भी आकर कहती है, अरे वाह, आज इतना सारा खाना और ऊपर से देवर जी नई डिश भी लाए हैं। वाह, मजा आ गया आज तो। अरे रुको भाभी, मैं कौन सी नई डिश ले आया? क्या बोल रही हो आप? अभी तो आपने खुद बोला था कि हो गया बेड़ा गर्क, तो लाओ ना, टेस्ट करती हूँ मैं और सबको बताती हूँ कैसा बना है। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है। मेरा तो सर ही दुखने लगा ये 5-5 बैल बुद्धि बातों से। माँ जी आप जल्दी बैठिए, अभी हथौड़े की मदद से आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, तुम सब माँ जी को कमरे में ले चलो, मैं वहीं हथौड़ा लेकर आती हूँ। माँ जी आप परेशान मत होना, हम है ना आपके 5 बउए, आपका सिर दर्द बहुत जल्दी गायब कर देंगे। अरे निकम्मियों, चुप हो जाओ, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है तुम सब मेरा सर दर्द गायब नहीं बल्कि मुझे ही गायब कर दोगी। हटो यहाँ से, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और हाँ, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हमें परेशानी हो। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और ऐसे ही हमेशा कुछ न कुछ अपने दिमाग के चलते नया होता रहता था। और एक दिन 5 बहुएं और कुंती एक साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे होते हैं कि कुंती रास्ते में पूछती है, अरे भौओ, किसी ने घर पे ताला तो लगाया था ना? वैसे भी आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। हाँ माँ जी, आप परेशान मत हो, मैंने ताला लगा दिया था और चाबी वहीं पायदान के नीचे रख दी थी। अरे करमजली, जब ताला लगा ही दिया था तो चाबी क्यों नहीं साथ में ले आई? वहाँ किसी को पता चल गया तो? अब टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैंने पायदान के ऊपर एक चिट लगा दी थी कि यहाँ पर कोई चाबी नहीं है, चोरों को भी पता नहीं चलेगा। अरे सत्यानाश हो तेरा, तेरी तरह सब अक्लमंद नहीं होते क्या? चोर क्या पागल है, उसे पता नहीं होगा, वो पायदान हटा के ले लेगा चाबी। मुझे पता था संगीता में दिमाग नहीं है, इसीलिए मैंने पायदान हटा दिया था और चिट चाबी के ऊपर लगा दी थी। रहने दो, आपसे ज्यादा समझदार तो मैं हूँ। आपने वहीं चाबी छोड़ दी, इसलिए मैंने ताला खोल दिया। लो कर लो बात, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। मधु बहू, तू क्यों शांत खड़ी है? तू भी बता दे, तूने क्या किया है? आप क्या मुझे बाकी के 4 बहुओं की तरह लगा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस ताला चाबी के साथ लाई हूँ, कहीं ताला चाबी चोरी न हो जाए। इतने में कुंती की पड़ोसन का कॉल आता है और पड़ोसन से बात करने के बाद कुंती कहती है, मेरी 5 बैल बुद्धि बहुओं के चक्कर में हो गया बंटाधार। हाय, मेरे घर में चोरी हो गई मेरी बहुओं के चलते। अब क्या ही करूँ मैं? भगवान ने 5-5 बहुएं दी हैं, तो झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। अब चाहे हंसकर झेलूं या रोकर। स्वरा एक गरीब घर से थी, जिसे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। इसीलिए स्वरा को जो भी मिलता वो उसे हंसी खुशी खा लिया करती थी। उसको किसी स्वाद से कोई मतलब नहीं था, चाहे खाना उबला हुआ हो या फिर अच्छा हो, वो आराम से सब कुछ खा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्वरा मार्केट जाती है, जहाँ वो दुकान वाले से मोल भाव करते हुए बोलती है, क्या अंकल, हमेशा आप ही से तो लेती हूँ घर का राशन, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तो कोई एहसान करती है क्या तू? उधार लेना होता है तभी तो मेरी दुकान पर आती है राशन लेने। आप मुझे मेरा राशन दो बस। और रही बात उधार की, तो पहले वाला चुका चुकी हूँ, तभी तो नया ले रही हूँ, कोई फ्री में तो नहीं लेती। स्वरा राशन लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके सामने से आती हुई तेज रफ्तार की बाइक अचानक उसके आगे आकर रुक जाती है, जिससे स्वरा थोड़ा डर जाती है और फिर बाइक वाले पर गुस्सा करते हुए बोलती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अरे बाइक है, कोई हवाई जहाज नहीं है, और तुम कहीं के पायलट नहीं हो जो किसी पर भी अपना हवाई जहाज चढ़ा दोगे, आए बड़े। स्वरा गुस्से में उस बाइक वाले को बातें सुनाते हुए घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि वो बाइक वाला लड़का उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ चुका है। स्वरा उसे देखकर चौंक जाती है और फिर बोलती है, अरे बड़े बेशर्म किस्म के आदमी हो, पीपी बजाते हुए मेरे घर तक चले आए। मेरा नाम सुशांत है, वो मैं आपसे। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वहीं से बोलो, सुन रही हूँ मैं। वो मैं आपसे माफी मांगने आया था, मैंने आपको देखा नहीं था आते हुए, और आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। देख लिया, मांग ली माफी, तो जाइए जनाब। सुशांत वहाँ से चला जाता है और घर जाकर बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है। इत्तेफाक से अगले दिन स्वरा की मुलाकात फिर से सुशांत से हो जाती है, जहाँ इस बार स्वरा तो सब्जी वाले से मोल भाव कर रही होती है। तो वहीं उस सब्जी वाले से स्वरा को लड़ता हुआ देखकर सुशांत बस उसे देखता ही रह जाता है।
स्वरा उस सब्जी वाले से बोलती है, अरे भैया, इतना भाव क्यों खा रहे हो? अरे इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हो, बताओ 4 रुपए कम कर दोगे तो कौन सी आफत टूट जाएगी आप पर? मैडम कुछ तो शर्म करो, आज से ही मैंने सब्जी बेचनी शुरू करी है और आप बोल रही हो कि रोज मुझसे ही सब्जी ले जाती हो। अरे थोड़ा झूठ कम बोलो। आपको तो पता नहीं कि आपने सब्जी का काम आज से शुरू किया है, कल से या फिर परसों से, लेकिन ये बदतमीज लड़का कल से मुझे फॉलो कर रहा है। आज ही बताती हूँ मैं तो इसको। जल्दी जा और अब कभी आना मत, पता नहीं कैसी लड़की है, इसने तो औरतों को भी फेल कर दिया। स्वरा सब्जी लेकर सुशांत के पास जाती है और उस पर भड़कना शुरू कर देती है, पर सुशांत उसके गुस्से का जवाब बड़े ही प्यार से देता है और उसको ऐसे थोड़ी देर तक देखता ही रह जाता है। जिसके बाद स्वरा का गुस्सा जब वो शांत कर देता है तो वो दोनों एक साथ बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब रोज वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुशांत की माँ सविता को स्वरा के बारे में वो सब कुछ बता देता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में स्वरा की पहली रसोई होती है, जिसमें सविता की बहन काजल और उसकी बहू नीता उनके घर आती है। स्वरा उन सभी के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है और उनके सामने रख देती है, जिसे खाते ही काजल बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच मजा ही आ गया आज का खाना खाकर तो। सविता, तेरी बहू बड़ी ही अच्छी है, तू भाग्य वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली। सच में मासी सास। स्वरा, आप भी बताओ कैसे बना लेती हो ये स्वादिष्ट खाना? खाना तो अच्छा ही होगा ना, आखिर बहू किसकी है? काजल और नीता खाना खाकर स्वरा के हाथों में नेक देकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद स्वरा अपनी सास को खाना देती है, जिसे सविता खाकर बोलती है, पर सच में बहू, खाना बहुत ही लाजवाब है, पर नमक थोड़ा सा कम है। जब तक खाने में नमक सही से ना हो, खाने में मजा ही नहीं आता। इतना बोलकर सविता खाने पर से उठ जाती है, जिस पर स्वरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सब्जी में नमक डाल देती हूँ, आप खाना तो पूरा खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, अगर अब और खाना खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। पर माँ जी, खाना आपकी थाली में बचा है, उसका क्या? अरे इतना इतना तो रोज ही बच जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना बोलकर सविता अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना उस डस्टबिन में डाल देती है। खाने का इस तरह अपमान होता देखकर स्वरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये बात जाकर रात को अपने पति सुशांत से कहती है, सुशांत जी, आज माँ जी ने बचे हुए खाने को डस्टबिन में डाल दिया और अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है, जिसे कोई भी नहीं खा रहा। फेंक दिया तो क्या हुआ स्वरा, माँ का पेट भर गया होगा और नहीं खाया जा रहा होगा उनसे। ये सब बोलकर सुशांत सो जाता है, पर स्वरा को ये सोचकर पूरी रात नींद नहीं आती और अगले दिन वो सुबह खाना ना बनाकर रात के ही खाने को गर्म कर देती है और रात के चावल को फ्राई करके सभी के सामने परोस देती है। उन फ्राइड चावल को खाकर सविता स्वरा से कहती है, अरे बहू, क्या चावल बनाया तूने, वाह मजा आ गया, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मुझे पसंद है। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यही खाना तूने रात को बनाया और फिर से वही बना दिया, कुछ अलग बना लेती बहू। माँ जी, ये रात का खाना ही है, ये खाना खराब जाता इसीलिए मैंने इन सबको दोबारा से छौंक लगा दिया और चावल को भी फ्राई कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, नास पीटी करम जली, तू रात का बासी खाना खिला रही थी हम सबको। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ना, तब बताऊंगी तुझे। माँ जी, खाना खराब नहीं हुआ है और खाना रात का ही तो है। अगर आप और सुशांत जी रात को अच्छे से खाना खा लेते तो ये खाना बचता ही नहीं, और बचता नहीं तो फिर ये खराब भी नहीं होता, और इसे मैंने गर्म कर लिया ताकि हम इसे खा लें। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बताएगी, ये मत भूल कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरे हिसाब से चलता है सब कुछ। अपनी सास की ये हरकत देखकर स्वरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका हाथ पकड़कर गरीबों की बस्ती में ले जाती है, जहाँ लोग भूख से तड़पते रहते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उनके पास एक गरीब बूढ़ी औरत आती है और उनसे कुछ खाने को मांगती है, पर उस गरीब को देने के लिए सविता के पास कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है,
जो कूड़े के ढेर में से रोटी निकालकर खा रहा होता है। ये सब देखकर सविता को समझ आ जाता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। उसको खाने की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो सही से खाना मिल पाता है और इस वजह से वो लोग कुपोषित हो जाते हैं। ये सब देखकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तेरी वजह से मेरी आंखें खुल गई। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अन्न का एक दाना कभी बर्बाद नहीं करूँगी और ऐसे लोगों की मदद करूँगी जिनको वक्त की एक रोटी नसीब नहीं होती, ताकि कोई इंसान भूखा ना मरे। अपनी सास की बातें सुनकर स्वरा अपनी सास को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद दोनों सास बहू मिलकर ऐसे ही गरीब लोगों को खाना देते हैं और कभी भी अपनी जिंदगी में खाना व्यर्थ नहीं जाने देते। हमेशा उसका सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी और को दे या फिर खुद ही उसे भरपेट खा ले। और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर समाज सेवा में भागीदार बनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खाना वेस्ट करने वाले ससुराल वालों की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वाले लोग ऐसा करते हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। सिमरन एक शॉप पर किसी अनामिका नाम की लड़की से लड़ते हुए बोलती है, देखो बहुत हो गया, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तुम्हें तोड़ कर दे दूं। छोटी हो इसीलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। भैया आप एक काम कीजिए, ये लहंगा पैक कर दीजिए, बाकी सब कुछ रहने दीजिए। भाभी, आपने बोला था ना आज आप कोई नाटक नहीं करोगी, याद करो आपने क्या बोला था। रहने दो भाभी, आप तो हमेशा ही ऐसे ही करती हो। लास्ट बर्थडे शॉपिंग में भी आपने ऐसे ही ड्रामा किया था, याद कीजिए। अनामिका अपनी भाभी को अपनी बर्थडे शॉपिंग याद दिलाती है, जिसमें सिमरन को याद आता है कि आखिर किस तरह से वो अनामिका को फोर्स कर रही होती है और उससे बोलती है, अनामिका चलो जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाऊंगी। चलो जल्दी से उठ जाओ। नहीं भाभी, रहने दो, आप कुछ नहीं देने वाली, सब पता है मुझे। कहीं नहीं जाने वाली, आप कुछ नहीं करती। ओ, तो अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोचती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी भाभी कंजूस है? बात कंजूसी की नहीं है भाभी, मुझे पता है। आप फिर से भैया के पैसों पर धौंस दिखाओगी और मुझे कुछ नहीं दिलाओगी। सिमरन अनामिका को शॉपिंग के लिए मना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सिमरन की सास नीता आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मुझे तो तुम दोनों नंद भाभी का कुछ समझ ही नहीं आता। कभी तो एक दूसरे पर जान छिड़कती हो और कभी तलवार लेके रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हो। माँ जी देखिए ना, आज इसका जन्मदिन है और मैं कब से इससे बोल रही हूँ कि मेरे साथ शॉपिंग पर चले, पर ये है कि मान ही नहीं रही। अरे तू चली क्यों नहीं जाती जब तेरी भाभी इतना बोल रही है तो? अपनी माँ के कहने पर अनामिका अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करती हैं और बढ़िया से शोरूम में जाकर कुछ ड्रेसेस को भी ट्राई करती है। सिमरन को एक बहुत ही महंगी साड़ी पसंद आ जाती है और वो जल्दी से उस साड़ी को लेकर अनामिका से बोलती है, अनामिका तुम कुछ नहीं लोगी क्या? हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं ताकि तुम कोई अच्छी सी ड्रेस ले लो आज शाम की पार्टी के लिए। फिर पार्टी में सब बोलेंगे ना कि भाभी का दिया तोहफा पहना है। इतना बोलकर वो अनामिका को एक मॉल में ले जाती है और कुछ ड्रेसेस उसके हाथों में देते हुए बोलती है, ये ड्रेस अच्छी है, इसे पहले ट्राई कर लो, फिर उसके बाद लेना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। पर भाभी इनमें से मुझे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, मुझे नहीं लेना। और वैसे भी आपने बोला था कि आप मेरी पसंद की चीजें दिलवाओगी। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ? इनमें से कोई ले लो एक जो तुम्हें पसंद है। भाभी मुझे इनमें से कोई ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे नहीं ट्राई करना। ये सब बोलकर अनामिका आगे बढ़ जाती है और एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पसंद करती है, जिस पर सिमरन से वो कहती है, भाभी अच्छी लग रही है ना ये ड्रेस, आप यहीं रुको, मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। ओके। अनामिका जल्दी से ट्रायल रूम में जाकर ड्रेस को ट्राई करके बाहर आती है और फिर अपनी भाभी से पूछती है, भाभी कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, एक काम करो, यही ले लो। अनामिका एक बार फिर से अपने वही कपड़े पहनकर बाहर आती है तो दुकान वाला उस ड्रेस का प्राइस बताता है। उस ड्रेस का प्राइस जानकर उनकी आंखें बाहर आ जाती है और वो दुकान वाले से बोलती है, ऐसा क्या है भैया इस ड्रेस में जो ये इतनी महंगी है? मैडम एक बार इस कपड़े को देखो और इस पर किया गया काम भी देखो, चीज बढ़िया है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है। अब चीज बढ़िया लोगी तो मैडम प्राइस तो थोड़ा हाई होगा ही। भैया
रहने दो इस ड्रेस को। हाँ, आप एक काम करो, इसे पैक कर दो। भाभी आप तो रहने दो, मुझे कोई दूसरी ड्रेस नहीं लेनी। अगर आप मुझे यही ड्रेस दिला सकती हो तो ठीक है, वरना रहने दो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो जब दिल किया हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया और फिर से उग जाएंगे। अरे तुम्हारे भैया दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके पैसे आते हैं, समझी तुम? और तुम उसे अपनी फालतू की शॉपिंग और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में उड़ाती हो। वो तो दिख ही रहा है भाभी कि भैया की मेहनत के पैसे कौन उड़ा रहा है और कौन नहीं। और अब मुझे नहीं लेनी कोई भी ड्रेस और ना ही अब कोई भी शॉपिंग करनी है। इतना बोलकर अनामिका गुस्से में अपनी भाभी को वहाँ पर छोड़कर खुद अकेले घर वापस आ जाती है और बिना किसी को भी कुछ बोले अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसका भाई हिमांशु उसके पास आता है और फिर बोलता है, अरे आज मेरी लाडली बहन का बर्थडे है और वो यहाँ बैठी है, ये ले, ये है तेरा बर्थडे गिफ्ट। आईफोन? रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा है ये। क्यों, क्या हुआ? हिमांशु के पूछने पर अनामिका उसे अपनी और सिमरन की आज की हुई सारी घटना का बता देती है और रोते हुए अपने भाई से कहती है, भैया अब तो मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो जाएगी, फिर थोड़ी ना मैं आपके पैसों से कुछ लूंगी। पर भाभी है कि अपनी बहन की बातें सुनकर हिमांशु को बहुत बुरा लगता है और वो उसे चुप करवाकर सिमरन के पास बात करने के लिए चला जाता है। हिमांशु सिमरन को काफी देर तक समझाता है। सिमरन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके लिए वो अनामिका के पास जाकर उससे माफी मांगती है और बोलती है, अनामिका मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी शादी की शॉपिंग मैं करवाऊंगी, वो भी अपने पैसों से, तुम्हारे भैया के पैसों से नहीं। याद आया कुछ भाभी? पर गलती तो मेरी थी, मैंने आपसे उम्मीद लगा कर रखी, क्योंकि आप कभी नहीं बदलोगी। इतना बोलकर अनामिका वहाँ से जाने लगती है और ये बातें याद आने के बाद सिमरन को एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास होता है। अनामिका के थोड़ी दूर जाते ही सिमरन पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलती है, अनामिका रुको, एक बार फिर से अपनी भाभी को माफ कर दो। मैं तुम्हें ननद नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन मानती हूँ, बस इसलिए। भाभी अगर आप अपनी छोटी बहन जैसा मानती ना तो ऐसा नहीं करती। अनामिका अपनी भाभी को माफ कर दो और चलो, तुम्हें जो लेना है अपनी पसंद से वो लो। और इस बार मैं कुछ नहीं कहूँगी, पक्का। मैंने जो भी किया वो सब अनजाने में किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ, अब तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी ना वही लाकर मैं तुम्हें दे दूंगी। आपने मुझे कभी अपना नहीं माना भाभी, पर मैंने आपको हमेशा अपना माना है। आप मुझसे बहुत बड़ी हैं भाभी, उम्र में भी और ओहदे में भी, इसलिए मुझसे माफी मत मांगिए। ठीक है अनामिका, अब तुम देखना मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां कितने बढ़िया तरीके से करती हूँ। अरे सारे लोग मुड़ मुड़ कर कहेंगे कि भाभी ने तो बड़ी अच्छी शादी की है ननन की। ये हुई ना बात भाभी, अब मजा आएगा और मैं भी देखूं कि मेरी भाभी कितनी टैलेंटेड है। अरे टैलेंट की तो तुम बात ही मत करो, टैलेंट तो इतना है ना कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी देखकर। इस तरह दोनों ननंद भाभी एक दूसरे से बातें करती रहती हैं और कुछ ही देर के बाद वो दोनों मिलकर उसी शॉप पर दोबारा जाती हैं जहां अनामिका ने अपने लिए लहंगा पसंद किया था। सिमरन भी अनामिका को उसकी शादी के लिए उसका मनपसंद लहंगा दिलवा देती है। इतना ही नहीं, वो उसे ब्राइडल हील्स, मेकअप और चूड़ा, बाकी सभी चीजें भी बहुत ही अच्छे से दिलवाती हैं और वो भी बिल्कुल उसी की पसंद की। कुछ ही दिनों के बाद सिमरन अपनी ननद अनामिका की शादी की तैयारियां बहुत ही अच्छे से करती है, जिसे देखकर लड़की वालों के साथ साथ लड़के वाले भी बहुत हैरान रह जाते हैं। ये सब देखकर हर तरफ सिमरन के नाम की वाहवाही होती है, जिसे सुनकर अनामिका को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ ही समय के बाद अनामिका शादी करके अपने घर से विदा ले लेती है। लेकिन उसकी शादी हो जाने के बाद भी अनामिका और सिमरन एक साथ ही शॉपिंग करने जाया करती और इसी तरह वो दोनों बिना किसी शिकायत के एक दूसरे के साथ शॉपिंग किया करती और अपने अपने पतियों के साथ अपने अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये ननंद भाभी की शॉपिंग की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद भाभी जो ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्यार भरी नोकझोंक के साथ रहती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।